नमस्कार। आजकल इंडियन पॉलिटिक्स में लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया को लेकर काफी बातें हो रही हैं। पर क्या ये पता है कि ये प्रोसेस प्रेसिडेंट को हटाने वाले इम्पीचमेंट से एकदम अलग है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का इस्तेमाल होता है? ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो बहुत कॉमन है और आज हम इसी को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि महाभियोग आखिर है क्या। देखिए, ये संविधान के आर्टिकल 61 में दी गई एक बहुत ही सीरियस क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। और सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी संविधान के उल्लंघन के ग्राउंड पर। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट को हटाने की ये स्पेशल प्रोसेस लोकसभा स्पीकर पर लागू होती ही नहीं है। उनके लिए तो एक पूरी तरह से अलग तरीका है। तो फिर असली प्रक्रिया है क्या? स्पीकर को हटाने का सही तरीका हमारे संविधान के आर्टिकल 94C में बताया गया है। तो चलिए अब इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इस प्रोसेस में पहला और सबसे जरूरी नंबर है 14। अगर किसी भी मेंबर को स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना है तो उन्हें कम से कम 14 दिन पहले एक रिटन नोटिस देना ही होगा। ये एक मस्ट है, इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ सकती। और दूसरा मैजिकल नंबर है 50। सिर्फ नोटिस देना काफी नहीं है। उस प्रस्ताव पर हाउस में चर्चा शुरू हो सके, इसके लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट भी चाहिए। अगर 50 मेंबर्स का साथ नहीं मिला तो वो प्रस्ताव वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तो प्रोसेस के स्टेप्स अब तक क्या हुए? पहला, 14 दिन का नोटिस। दूसरा, 50 मेंबर्स का सपोर्ट। इसके बाद हाउस में उस प्रस्ताव पर जोरदार बहस होती है और आखिर में होती है वोटिंग। लेकिन रुकिए, ये कोई नॉर्मल वोटिंग नहीं है। इसके लिए एक खास तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो अब सवाल ये है कि ये प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी आखिर चीज क्या है? सच कहूं तो यही वो चाबी है जो इस पूरी प्रोसेस का ताला खोलती है। आइए इसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। प्रभावी बहुमत का हिसाब किताब बहुत सीधा है। मतलब उस वक्त हाउस में असल में कितने मेंबर्स हैं, उनका बहुमत। इसे कैलकुलेट करने के लिए हाउस की टोटल सीटों में से जितनी भी सीटें खाली पड़ी हैं, मान लीजिए किसी के इस्तीफे या निधन की वजह से, उन्हें माइनस कर दिया जाता है। अब जो नंबर बचा, उसके आधे से ज्यादा वोट प्रस्ताव के फेवर में चाहिए होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव हाउस में चल रहा हो, उस दौरान उनके क्या अधिकार होते हैं? क्या वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं? ये जानना वाकई में काफी दिलचस्प है। जब प्रस्ताव पर बहस चल रही होती है तो स्पीकर अपनी चेयर पर नहीं बैठ सकते, लेकिन वो हाउस की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और एक नॉर्मल मेंबर की तरह पहली बार में वोट भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी पावर उस वक्त उनसे ले ली जाती है। अगर वो टाई हो जाएं तो वो अपना डिसाइडिंग कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते। तो अब तक हमने जो भी कुछ समझा है, चलिए फटाफट से उसे एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि प्रेसिडेंट और स्पीकर को हटाने की प्रोसेस के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए इन दोनों प्रोसेस के बीच के मेन डिफरेंस पर एक नजर डालते हैं। प्रेसिडेंट को हटाने का आर्टिकल है 61, जबकि स्पीकर के लिए है 94C। प्रेसिडेंट को हटाने का ग्राउंड संविधान का उल्लंघन जैसा गंभीर आरोप है, जबकि स्पीकर को बस हाउस के एक प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। और सबसे बड़ा फर्क है मेजॉरिटी का। प्रेसिडेंट के लिए 2/3 की भारी भरकम स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, वहीं स्पीकर के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी काफी है। तो इस पूरी बातचीत की बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि लोकसभा स्पीकर को हटाना इम्पीचमेंट नहीं है। ये एक अलग ही प्रोसेस है जो पूरी तरह से हाउस के उस वक्त के मेंबर्स की इच्छा और उनके इफेक्टिव मेजॉरिटी पे डिपेंड करती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, स्पीकर को हटाने की ये जो तुलनात्मक रूप से आसान प्रक्रिया है, क्या ये हाउस के प्रति उनकी जवाबदेही तय करने का एक जरूरी टूल है, या फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का एक हथियार भी बन सकती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।